हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारी सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है और हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स है वो चल रहा है। तो उसी के अंदर अब सेकंड पार्ट सॉल्यूशन का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से ये जो सॉल्यूशन है अब बहुत ही कहते हैं ना, तड़के वाला कुछ खाना जो होता है जो स्वादिष्ट बनने जाता है, तो कुछ ऐसा ही इसके साथ होने जा रहा है। अब यहाँ से ये एक स्वादिष्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है। साथ ही साथ एक टॉपिक था जहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, उसमें मैंने टेम्परेचर और नेचर इन दोनों को भी डिस्कस कर लिया है। मैं आया था हेनरी लॉ पे, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर पे, जिसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है मोल फ्रैक्शन, लेकिन वो पहले समझ तो लें कि वो होती क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन से। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसी को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म? मीनिंग देखिए, हमने सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट की बात की थी, एक सॉल्यूट की बात की थी और एक सॉल्वेंट की बात की थी, ठीक है। अब जो सॉल्यूट होता है वो हम ग्राम में ले सकते हैं, है ना, मतलब मास हमने उसका ग्राम में ले लिया। अगर वो लिक्विड है तो हम उसको लीटर या मिलीलीटर में लेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो ग्राम में हो सकता है, इट में बी इन लीटर और इन मिलीलीटर। तो कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, यानी कि वो मात्रा, उस मात्रा को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और उस मात्रा को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं। आगे भैया बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सबसे पहले जो टर्म मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो 11th क्लास के मोल से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मोल? देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन नाम का जो चैप्टर था वहाँ पर मोल को हमने डिफ़ाइन किया था। मोल इज़ यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, है ना। क्वांटिटी ऑफ ए मैटर को कैलकुलेट करने के लिए हम मोल को यूज़ करते हैं। और मोल को एक्सप्रेस हम मास में कर सकते थे, हम वॉल्यूम में कर सकते थे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कर सकते थे। याद आया कुछ? तो वही मोल है। एंड नॉर्मली मास की टर्म्स में हमें उसका फॉर्मूला पता है, दैट इज़ वेट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इफ़ इट इज़ मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास इफ़ इट इज़ एटम। तो हम नॉर्मली मोल के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का देख रहे हैं तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का देख रहे हैं, मान लीजिए मैं ए को सॉल्यूट बोल रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा ये। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर देख रहा हूँ, अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का देख रहा हूँ तो मैं उसको बी बोल देता हूँ, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय अगेन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे 12th क्लास में बाइनरी सॉल्यूशंस को हम पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब है जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, मतलब दो से ज़्यादा होंगे नहीं। तो ऐसे में टोटल मोल्स जो निकलेंगे, यानी कि एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन जो निकलेगा, इनका जो सम निकलेगा वो 1 के बराबर ही होगा। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मैथमेटिकली अभी करके भी बताऊँ तो ये आप करके भी देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला बनता है, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है। और इसका जो एडवांस फॉर्मूला बनेगा, हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे सॉल्यूट के मोल्स को, तो वेट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ पी. सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए. ये जो फॉर्मूला है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे तो भैया फिर इन चीज़ों को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ पर दो रिलेशंस बहुत अच्छे निकले. पहला रिलेशन तो ये निकला कि टोटल मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो इट मीन्स वी कैन से दैट अगर हमने एक्स ए निकाल लिया है तो 1 में से एक्स बी निकाल लिया है तो 1 में से एक्स बी माइनस करके एक्स ए निकाल सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, इस रिलेशन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि जब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, हेनरी लॉज हो गया, रोड्स लॉ हो गया, तो ये रिलेशन वहाँ पर यूज़ में आएगा. तो इसको नोट कर लो. ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो ये चीज़. तो एक फॉर्मूला ये हो गया. ये हमने मोल फ्रैक्शन को देख लिया. मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ने जाएंगे वो है मास परसेंटेज. कुछ लोग इसको ग्राम पर ग्राम या कुछ लोग इसको वेट पर वेट भी डिनोट करते हैं. ठीक है, मैं सिंपली इसको मास परसेंटेज बोलूँगा. मास परसेंटेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है. मास परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हो या आपसे पूछा गया है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट है वो आपका ग्राम में होना चाहिए और जो सॉल्वेंट है वो भी आपका ग्राम के अंदर होना चाहिए. इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ ग्राम के अंदर नहीं दी गई है तो उस केस में कैसे निकालेंगे? उस केस में हम डेंसिटी की मदद लेंगे या वॉल्यूम की मदद लेंगे. इनमें से कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन जरूर मिलेगी. कैसे मिलेगी वो मैं बाद में बताऊंगा. पहले इसका बेसिक फॉर्मूला समझिए. मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कितना सॉल्यूट का मास टोटल सॉल्यूशन के मास में डिसॉल्व है. ठीक है ना. तो मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूँ तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है. ये तो निकाली, मास का रेशियो निकाला, और जैसे ही मुझे परसेंटेज चाहिए होगी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों? 100 से. ठीक है, तो दिस इज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट का कैसे निकालें? अगर मान लीजिए आपकी इसकी मास परसेंटेज आ गई है, मान लीजिए 5%, तो आप तो जानते ही है टोटल. So we have 5% of solute, 5% of solute, then 95% should be solvent. It's very easy. लेकिन असली मज़ा कब है? असली मज़ा तब है जब हमें मास परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए. When we have to find the mass percentage, but अब इस बार होगा क्या? चलो एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. फाइंड मास परसेंटेज, और यहाँ पर वेट बाय वेट ऑफ शुगर. ठीक है, इसका हमें मास दे दिया गया 50 ग्राम. डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर दे रखा है. एक जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर मैंने जो वाटर लिया है, यानी कि जो सॉल्वेंट लिया है, वो मैंने उसकी वॉल्यूम ली है, और जो सॉल्यूट लिया है उसका मैंने मास लिया है. लेकिन निकालना हमें वेट बाय वेट है. इसका मतलब जो वाटर है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मास के अंदर. तो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, आप तुरंत इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके. हिंट ये है कि देखिए, डेंसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वॉल्यूम को बांध के रखती है. सो डेंसिटी एज वी नो डैट इट इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है आप बताइए. ठीक है,
और उसके बाद यहाँ से मास निकालिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अभी अभी इस वीडियो को पॉज करके, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप एक बार मैच आउट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको डेंसिटी ऑफ वाटर बता रहा था। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 kg पर लीटर। बट अगर हमारा क्वेश्चन की बात करें, हम तो मिलीलीटर और ग्राम्स के भी बात डिस्कस कर रहे थे, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। डैट इज़ 1000 ग्राम अपॉन 1000 ml। मैंने फंडामेंटल यूनिट्स को CGS में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ से ऑब्वियसली 1000 से 1000 कन्वर्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव 1 ग्राम अपॉन 1 ml। इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना, 1 ml ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, इसमें एक बात और है, याद आ गई। ये जो डेंसिटी हम लेते हैं 1 kg पर लीटर, ये हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मेंशन होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस में पहले ही लिखा होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 kg पर लीटर, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ शुगर डिज़ोल्व, द वेट ऑफ द शुगर इज़ 50 ग्राम। इस प्रकार से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पहले दो अक्षर देखेंगे ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ दिस, अरे भैया वो एकदम से उनका माइंड वॉश आउट हो जाएगा और एकदम से वो छोड़ देंगे, जबकि ये सवाल कितना आसान है ना। तो अगर मैं अब इस सवाल के ऊपर आऊँ तो आप बताइए कि आगे क्या होगा। हमें मास ऑफ वाटर पता ही चला गया। मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम, सोल्यूट का मास है 50 ग्राम। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, डैट इज़ 150 ग्राम। सो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आएगा 50 अपॉन 150, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100। ओके, सो 1 जीरो इज कैंसिल बाय अनदर ज़ीरो, दैट इज़ 3। और अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें, इट कम्स आउट टू बी 33.33%। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट इट। मैं अभी जो PDF सेंड करूँगा इस वीडियो के साथ, उसमें कंसंट्रेशन टर्म के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, वो प्लीज़ आप लगा लेना। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, आपको पता है आपको क्या करना है, यू जस्ट मेल मी ऑन माई मेल ID, या फिर जिनके पास भी मेरा नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लें या फ़ोटो लें और वो मुझे तुरंत सेंड कर दें, ठीक है। अगर लगे कि कुछ ज़्यादा ही सवाल है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर लगे कि नहीं 1 या 2 है तो मैं तुरंत वहीं पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज़ कंसंट्रेशन टर्म इज़ वॉल्यूम परसेंटेज, और ये मैं इसको थर्ड मार्क कर देता हूँ क्योंकि अभी ये थर्ड चल रही है। ये भी बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह थी। इसके अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, इनको हम लिक्विड फेज़ के अंदर लेते हैं। तो जब भी लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी तो वॉल्यूम परसेंटेज वहाँ पे हमारी कैलकुलेट होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अभी मैंने बताया कि जो डेंसिटी होती है वो मास और वॉल्यूम को रिलेट करती है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। एक और बात याद रखें कि जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अगर सोल्यूट की यूनिट ml में है तो आपको टोटल सॉल्यूशन की यूनिट भी ml में ही निकालनी होगी। ओके, इसके अलावा यू नो वेरी वेल कि वॉल्यूम की एक यूनिट मीटर क्यूब भी होती है, और 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो एक इस रिलेशन को भी आप दिमाग में ग्रैब कर लें, ये भी बहुत अच्छा रिलेशन है। कई बार क्या होता है कि हमें जो डेंसिटी होती है वो kg पर मीटर क्यूब में दी होती है, तो इस रिलेशन की मदद से हम उसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर लीटर से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे अगर हमसे मास परसेंटेज पूछा गया है तो इन बातों को प्लीज़ दिमाग में बिठा लें, बहुत अच्छी बातें हैं। जो फोर्थ हमारे पास आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म, जिसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल मैं साथ के साथ अभी प्रैक्टिस कराऊंगा,
वो है इन सब का बाप, डेट इज़ मोलैरिटी। यहाँ पर मैं अपने क्लास 11th के बच्चों को भी बोलूँगा कि अब यहाँ से आप नोट बना लें कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, और मोलैरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद जब हम मोलैलिटी पढ़ेंगे तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है। फिर नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। ये सभी हम मैथमेटिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलैरिटी की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, दैट इज़ the number of gram moles of solute dissolved in per liter of the solution। ओके, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। तो अगर मैं मोलैरिटी की बात करूँ तो सिम्बॉलिकली हम इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N डिजॉल्व वॉल्यूम इन लीटर्स, यहाँ पर हम वॉल्यूम इन लीटर्स लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए हमारे पास जो ये वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम हमें मिलीलीटर्स में है तो हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली हमें वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में मिलती है। क्यों मिलीलीटर में मिलती है? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं लैब के अंदर उसमें टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, वो मिलीलीटर में होती है। तो इसीलिए वहाँ मोलैरिटी निकालने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। इस बात को समझ गए आप? तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या निकलेगी? हम नंबर ऑफ़ मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर लीटर में है इट्स टोटली ओके, अगर नहीं है तो फिर इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। सो दिस इज़ मोलैरिटी। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें और समझ लें इसको। मेन बात है समझना, ठीक है? समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में हमें मिलेगा वी हैव 5m सॉल्यूशन। ठीक है, वी हैव 5m सॉल्यूशन। व्हाट इट मीन्स उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 5 है। ओके, अगर हम यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसके बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? मोलैरिटी के बारे में आपको पता चल गया है, थोड़ा सा आइडिया लग गया है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं अच्छे अच्छे। पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है, और जो मेरे 12th में जस्ट अभी आए हैं, जो थोड़े वीक बच्चे हैं, और जो 11th में आए हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा ठीक लेवल का क्वेश्चन है। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, जिसके अंदर आपको सोल्यूट यानी कि KCl दिया गया है 12.4 ग्राम, और सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम दी गई है वो दी गई है 289.2 ml। फिर बात करना क्या है? हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है, डेट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम ml में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये हमने कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर मोलिकुलर मास जो है एक हिडन इन्फॉर्मेशन से मिलेगी। हिडन इन्फॉर्मेशन मतलब मोलिकुलर मास हमें निकालना पड़ेगा। तो K का मोलिकुलर मास और K का एटॉमिक मास और Cl का एटॉमिक मास हम ऐड कर देंगे और उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, डेट इज़ 74.5। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जस्ट हम उनको पुटअप कर देंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.5m। ओके गाइस, बहुत ही अच्छा और आसान सा सवाल था, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छे सवाल और जो होंगे, अच्छा सर सॉल्यूशन में से क्या ऐसे सवाल आएंगे मोलैरिटी के? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें आगे जाकर वेपर प्रेशर के साथ खेलना है। ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन है, वेपर प्रेशर और मोलैरिटी में एक रिलेशन है। तो आपको वेपर प्रेशर, और एक और बात मैं बता दूं, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है जिसको एटॉमिक प्रेशर हम कहते हैं, ये प्रेशर
बॉइलिंग पॉइंट पे बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मोलैरिटी और वेपर प्रेशर का रिलेशन है तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट और मोलैरिटी का भी रिलेशन होगा, तो वहाँ जाके चीज़ें जो हैं वो 3 टायर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ 1 टायर क्वेश्चन, व्हाट इज़ 2 टायर क्वेश्चन, व्हाट इज़ 3 टायर क्वेश्चन। दिस इज़ ओनली 1 टायर क्वेश्चन जिसमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन थी, हमने पुटअप की और आंसर आ गया। 2 टायर क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी, दूसरी इन्फॉर्मेशन उस पहली इन्फॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी, फिर कोई फॉर्मूला लगेगा, फिर आंसर आएगा। और जब 3 टायर क्वेश्चन है, जिसे मैं नीट लेवल के क्वेश्चंस कहता हूँ, उसमें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में वो बातें कर रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये 3 टायर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा, 2-3 यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊँगा, तो आप करते रहिए। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। तो जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैरिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम ग्राम मोल लेंगे सोल्यूट का, जो कि डिज़ोल्व होंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। और इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये तो एक ही बात है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट हमने ले रखा है उसका मास ले रखा है, वो भी केजी के अंदर। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रहेगा। अगर मान लो ग्राम के अंदर सॉल्वेंट का मास है, तो अगेन हम क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको तो डिवाइड कर दिया, पूरे क्वांटिटी को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, मोलैलिटी आ गया। मोलैलिटी का जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल एम, छोटा एम। मोलैलिटी का कैपिटल एम होता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, आप खुद बताइए, दैट इज मोल पर केजी, ठीक है। तो ये बनेगी मोल पर केजी। तो मोलैलिटी आपको समझ में आ गई है। मोलैलिटी क्या होती है, द ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक और बात, ये मैं पहले नहीं बताना चाहता था लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, हम मोलैलिटी पढ़ेंगे, हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, इनमें मोल का यूज़ होता है ना। तो इनमें से सबसे अच्छी टर्म कौन सी है, मतलब आ तो तीनों में मोल ही रहा है। एक में मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक में मोल पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, और एक में क्या आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो तीनों के अंदर सबसे अच्छी कौन सी होती है, बेसिकली अगर ये क्वेश्चन तुमसे प्रैक्टिकली पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मोलैलिटी, जो अभी हमने पढ़ा है। मैं आगे बताऊंगा कि मोलैलिटी, आगे क्या भी बता देता हूँ, मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती बच्चों। सर कैसे, ये क्वेश्चन कैसे आया, कैसे ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, कैसे बाकी चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो 11th क्लास में आप लोगों ने लॉज पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ। तो उसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगी भैया। तो यहाँ मोलैलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम है और नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है। इसीलिए मोलैलिटी टर्म इज़ द बेस्ट टर्म टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। इस बात को आप गांठ बांध लें, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, खासकर आपसे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूँगा, फिर से बार बार वही बात बोल रहा हूँ, आप उसमें से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, यस। सो नेक्स्ट वी हैव नॉर्मेलिटी, ओके। सो नॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं।
और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है वो आप देख। सो द डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। अरे भैया ये तो कोई नई टर्म आ गई सर। नहीं नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी बताऊंगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, फिर भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए। एन से हम नॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे, ऊपर लिखा जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। लीटर में अगर वो नहीं है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात बताने की नहीं है बार बार, फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आप याद रखें। सवाल उठता है सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो चलिए आज बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। तो देखिए बेसिकली हमें सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, और जो सोल्यूट होगा ना वो हमारे पास किस किस रूप में हो सकता है। इट मे बी अ सॉल्ट, इट मे बी अ एसिड, और इट मे बी अ बेस। तो नॉर्मली हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो इन तीन अवस्थाओं में होगा, या इन तीन चीज़ों में से एक होगा, जिसको हम सॉल्वेंट यानी कि नॉर्मली जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसमें ऐड करेंगे, दैट इज़ वाटर। तो अगर हमें कोई सॉल्ट गिवन है या एसिड गिवन है या बेस गिवन है तो कैसे उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे ये आप समझ लीजिए। इन केस ऑफ सॉल्ट, या नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय दी वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चुपचाप देख लो इसको, किसी को बताना मत। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ सॉल्ट वो क्या होगा, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय द कैटायन टू द एनायन, या फिर मैं नॉर्मली बोलूँ तो चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ NaCl की, तो यहाँ पर आपको पता है NaCl को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। मैं बात करता हूँ MgCl2 की, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा वैलेंसी फैक्टर है वो हो जाएगा 2। यानी कि अगर मैं कहता हूँ आई हैव 50 ग्राम ऑफ MgCl2 इज़ डिज़ोल्व इन 100 ml या 100 ml ऑफ वाटर, देन व्हाट इट्स इक्विवेलेंट मास, व्हाट इट्स इक्विवेलेंट ग्राम मास। तो देखिए उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल नल हो जाएगी। हमें इसका मोलिकुलर मास निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। इसका मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। कितना होगा भैया, it is equal to 24 plus 35.5 into 2. okay, so it is equal to how much, 24 plus 70, that is 94। तो ये आ गया MgCl2 का ग्राम मोलिकुलर मास, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, जिससे कि ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास, and it is equal to 2 4 8 47। ओके गाइस, क्या इसकी कोई यूनिट होगी, बिल्कुल होगी। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है और इसका भी ग्राम के अंदर ही इसकी यूनिट आएगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है सॉल्ट में हम समझ चुके हैं सर। व्हाट अबाउट एसिड, एसिड के अंदर हम बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। हैं क्या बोल रहे सर, एसिड में बेसिसिटी कहाँ से आ गई। देखिए जब भी एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, और HCl जो है वो एक H+ देगा, H2SO4 जो है वो 2 H+ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मुझे HCl का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मैं ले लूँगा मोलिकुलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाय 1, यानी कि मोलिकुलर मास के बराबर आ जाएगा। H2SO4 की बात करें तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज़ 98 डिवाइड बाय 2, और वो किसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, H2SO4 का, दैट इज़ 49। ठीक है, तो आपने एसिड में सीख लिया, सॉल्ट में सीख लिया। व्हाट अबाउट बेस, तो बेस के अंदर क्या होता है, हम अगेन मोलिकुलर मास ऑफ बेस ले लेंगे
और उसके अंदर एसिडिक फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ OH से, नंबर ऑफ OH माइनस। जैसे कि NaOH, इट हैव 1 OH। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो इट हैव MgOH ट्वाइस, सो इसमें 2 H हो जाएंगे और जो भी मॉलिकुलर मास होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो निकालना आ गया बहुत अच्छे से। तो अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग तो आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास आपको निकालना आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया बेसिक फंडे। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है। एक कंसंट्रेशन टर्म होती है बच्चों ppm, जिसका मतलब है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये वर्ड कितना अच्छा सा लगता है ना, मिलियन। काश मेरे भी यूज़र्स सब्सक्राइबर मिलियन में हो जाएं। बट गाइज़ ये मैं यूट्यूब पे आने का जो मेरा निर्णय था वो यूट्यूबर बनने का नहीं है, पहले बता देता हूँ। आई जस्ट लव टू बी अ टीचर, आई जस्ट लव टू बी गाइड पीपल। तो मैं कभी ये सोच के वीडियो नहीं बनाता कि इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे। अगर मेरी इस वीडियो को एक बच्चा भी देखता है और उस एक बच्चे को समझ आ जाता है तो मैं अपने आप को एक अच्छा टीचर मान लेता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन आप मुझे पर्सनली या फिर वीडियो के नीचे थोड़ा बहुत कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ठीक लगा या नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट पर मिलियन में आपको बता रहा था, यानी कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने पार्ट हैं। ठीक है ना, 1 मिलियन पार्ट हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट हैं उसे हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन। तो ppm निकालने का बहुत आसान तरीका है। ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये कुछ W/W वाली फॉर्म आती नज़र आ रही है ना, लेकिन अभी देखो, अभी खेल होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 की पावर 6 के साथ, तभी तो मिलियन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मैं एक बार रिकैप मार देता हूँ। हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने वेट बाय वेट या मास परसेंटेज पढ़ा, फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, फिर हमने मोलैरिटी पढ़ी, फिर हमने मोलैलिटी पढ़ी, फिर हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी, फिर हमने पार्ट पर मिलियन पढ़ा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने 7 कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा, लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पर आकर काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमें देखना है इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशंस क्या होते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आएगा नहीं, इन्हीं म्यूचुअल रिलेशंस में से आएगा, तो इनके म्यूचुअल रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ मोलैरिटी इक्वेशन? ये जो है, आप जब क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट करोगे क्लास 12th के अंदर तब आपने देखी होगी m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, दिस इज़ मोलैरिटी इक्वेशन। इसी प्रकार से नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ये हम यूज़ करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ठीक है, और जिसमें हम मोहर साल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन इनको बोला जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि अगर हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें, ठीक है ना, अगर हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें जिसमें हमारा सोल्यूट सेम हो, तो फिर टोटल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकाली जाएगी? तो वो इस प्रकार से होगा, m1v1 प्लस m2v2 गिव राइज टू कैपिटल M, ठीक है, v1 प्लस v2, यानी कि जो मिक्स है, ठीक है ना, मोलैरिटी ऑफ मिक्स वो होगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बहुत आसान है। सो दिस इज़ द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप नॉर्मेलिटी में बोल सकते हैं। अगर 2
सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स होने के बाद नॉर्मेलिटी क्या आएगी उस सॉल्यूशन की, तो वो आएगी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सो दिस इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक अच्छा खेल हम करेंगे, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो फिलहाल आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हम चले गए थे। आप जो 7 कंसंट्रेशन टर्म हैं उनको सीखिए। कल हम मिलेंगे इन रिलेशंस के साथ और हम साथ ही साथ करेंगे प्रेशर के इफ़ेक्ट। सो थैंक यू सो मच।